नमस्कार दोस्तों। तो यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आप लोग डिमांड कर रहे थे फुल लेंथ टेस्ट। भैया ये पेड टेस्ट है, ठीक है। मैं आपके लिए अरेंज करके लाया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए पहले तो चलो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके भाई को थैंक यू बोलो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ सोच रहा हूँ 10 फुल लेंथ टेस्ट करा दूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डेली 10 फुल लेंथ टेस्ट करा दूँ, जिससे कि आपके 1400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस के कवर हो जाएंगे। साथ ही में हिंदी के 10 फुल लेंथ टेस्ट में से 8 करा चुका हूँ, 2 और बचे हैं। 600 वो क्वेश्चन कवर हो गए। मज़ा आ जाएगी भैया, क्या बैटिंग करोगे आप लोग अगर अच्छे से इसको लगा लिया, ठीक है। तो बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगेन वैसे ही करेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करोगे, अटेम्प्ट करोगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। कमेंट में ज़रा मुझे ज़रूर बताना क्या सबके 80 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं। जिसके इस पेपर में 80-85 नंबर बनेंगे, आराम से मैं ये मान लूँगा भाई उसकी तैयारी 1 नंबर है। अगला समीक्षा अधिकारी वही बनेगा, और बनेगा तो भाई को शुक्रिया ज़रूर बोलेगा। चलो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। क्रोनोलॉजी बतानी भैया की फॉर्मेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था, पहली चीज। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव कब एक्सेप्ट किया गया था। बर्मा ब्रिटिश से भारत कब अलग हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन। है ना 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चारों की जरा डेट अरेंज करो और सोचो कौन सा पहले और कौन सा बाद में हुआ, ठीक है। चलो मैं बताता हूं जब तक, अगर आपने सोच लिया हो। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये 1939 में बना था, पहली चीज। मुस्लिम लीग ने जो लाहौर प्रस्ताव एक्सेप्ट करा था वो था 1940 में, 1940 सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, 1939, ठीक है। और जो लाहौर प्रस्ताव है ये हो गया 1940, ठीक। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था दोस्तों, तो ये तो आप सभी को पता होगा। 1935 के जो एक्ट आया था उससे पर अलग हुआ था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन, भारत छोड़ के वो चले गए थे जब, तो 1941 में। तो देख लो भाई 39, 40, 35, 41, इस हिसाब से कौन सा पहले हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो गया भाई, ठीक है। कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो क्या आप लोगों का सही हुआ, ये जरूर देख के मुझे बताते रहना। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है ये स्थान है और ये कांग्रेस के सेशन है, कौन सा सेशन कहाँ हुआ ये बताना है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा सेशन कहाँ पे हुआ ये बताना है। तो देखो 1885 तो सबसे पहला सेशन है, तो ये कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। 86 दूसरा सेशन है दोस्तों, ये कहाँ हुआ था आपका, कलकत्ता में हुआ था। 87 तीसरा सेशन है, ये आपका मद्रास में हुआ था। 88 जो चौथा था ये आपका इलाहाबाद में हुआ था, ठीक। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 1, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर से क्लिक कर देता हूँ, किसी तरह की दुख तकलीफ। एक क्वेश्चन मैं इसमें और ऐड कर दे रहा हूँ, इन चारों के अध्यक्ष बता दो भाई, तो मज़ा आ जाएगी कसम से। दिन बन जाएगा कि सही में मज़ेदार पढ़ाई चल रही है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस में भी काम आएंगे सब। यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचो कि ये आर ओ के ही हैं, ये यूपी पीसीएस के भी हैं। चलो फिर से अब भैया आप 1 नंबर क्वेश्चन आया है, एंग्लो मैसूर वॉर, मराठा वॉर, सिख वॉर, बर्मा वॉर, इन सब का टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग महारथी हो, बता ले जाओगे। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर दोस्तों कब होता है, पता होगा आपको, 1767 से 1769। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है दोस्तों, 1775 से 1782। फिर 20 साल के लिए ट्रीटी हो जाती है कि अब हम लोग 20 साल युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो 1803 में फिर होगा। पहला एंग्लो सिख वॉर दोस्तों कब होता है, अगर ये पूछे तो ये 45-46, ये भी सही मैच है। और आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 पहला। तो इसके हिसाब से 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना 1 नंबर मजेदार। इसको याद भी कर लो कहीं लिख के अगर भूल रहे हो, ठीक है। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है नीचे दिए गए हैं कथन, इसको वही कथन कारण बताना है, असर्शन रीजन है, ठीक है। 1652-54 के दौरान अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आए और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। क्या ये बात सही है, कह रहा भैया ये बताओ, ठीक है। दूसरी चीज, पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई का टापू दिया था। तो दोस्तों ये दोनों ही सही है, ठीक है, पर ये उसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है, एक चीज समझो। 1652-54 के दौरान अंग्रेज भारत के पश्चिम तट पर आए, ठीक है। पुर्तगालियों के साथ उन्होंने कोई युद्ध नहीं करा, आपने देखा होगा, क्योंकि भैया उनसे रिश्तेदारी हो जाती है।
क्योंकि भैया चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन से शादी हो गई पुर्तगाली की महारानी से, और दहेज के रूप में वो दे दिया, ठीक है। अब दहेज दिया इसलिए मैत्रीपूर्ण संबंध थोड़ी था, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग सही है, ये उसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चले 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें, ठीक है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई ये बताना है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई। 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों पूना में जो महिला विश्वविद्यालय बना था, मतलब महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो 1916 में हुई थी दोस्तों, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू महासभा दोस्तों ये 1915 में बनी थी। स्वराज पार्टी आप सबको पता होगा CR दास में बनाई थी भैया 1923 में। और अखिल भारतीय किसान सभा ये जो अगर पूछ ले तो ये आपको डेट याद रखनी है 1936 में। कब याद रखनी है? 1936, ठीक है। तो ये चारों डेट है, तो इनके हिसाब से सही क्रम व्यवस्थित कर लो भाई। तो इनके हिसाब से 2 1 3 4 हो गया, यानी ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। किसी तरह की दुख परेशानी तो बता सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 6 कह रहा है फिर से, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो चलिए बताते हैं इसको। तो सबसे पहले द आर्कटिक होम इन द वेदास, नहीं, ये किसने लिखी दोस्तों। तो ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक, ठीक है। ये तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें तो ये अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। अबुल कलाम आज़ाद, याद रखना, ये भी पूछ सकता है। अनहैप्पी इंडिया की अगर बात करी जाए तो ये लाला लाजपत राय ने लिखी है, लाला लाजपत राय ने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड की अगर बात करें तो ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, ये वाली, ये किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद। तो मतलब इसमें से कोई नेहरू ने नहीं लिखी है, ठीक है। तो पहली फिर से बता देता हूँ, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी आर्कटिक होम्स। इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें तो ये अबुल कलाम आज़ाद। अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय, और इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेहरू जी ने कोई नहीं लिखी है इसमें से। चारों इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा। चलिए, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों। सबसे पहला कि 1 मार्च 1816 में संपन्न हुई सगौली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया, पहली चीज। दूसरा, नेपाल को राजधानी काठमांडू को 5 वर्षों के लिए राजधानी, मतलब 5 वर्षों के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा दोस्तों। क्या ये बात सही है? तो दोस्तों देखिए, आपको क्या लगता है, पहले ये अटेम्प्ट कर लो आप, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो, ट्रीटी ऑफ सगौली ये हुई, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन गलत है, क्यों? क्योंकि जब एंग्लो नेपाल वॉर हो गया था उसके बाद नेपाल ने जो सिक्किम में अपना अधिकार था ना उसको वापस ले लिया था। काठमांडू जो था वो ब्रिटिश रेजिडेंट को रखे जाने की अनुमति मिली थी, ठीक है। 5 वर्षों के लिए नहीं, वो तो मिली गई थी उसको, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका केवल एक हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। सिक्किम से अपना अधिकार छीन लिया गया था ट्रीटी ऑफ सगौली में, ठीक है। और ब्रिटिश रेसिडेंट को अलाउ कर दिया गया था कि वो काठमांडू को अपने कैपिटल बना ले, ठीक। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक उद्घोषणा द्वारा स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र कौन सा स्थान था। विच प्लेस वॉज द ईस्टर्न सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश बाय प्रोक्लेमेशन पास बाय डच पार्लियामेंट इन मार्च 1602। तो दोस्तों कौन सा था उसका हेडक्वार्टर, ये बताना है तो बटाविया था। कौन सा था दोस्तों? बटाविया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें से गलत मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए, जो शाकुंभरी देवी मेला है ये सहारनपुर में लगता है कह रहा है, तो ये सही है। कैलाश मेला हरदोई में लगता है कह रहा है, तो ये गलत है दोस्तों। कैलाश मेला आगरा में लगता है, कैलाश में, ठीक है, आगरा में लगता है, कैलाश जगह एक वहां पे। ध्रुपद मेला वाराणसी सही है। मुड़िया मेला मथुरा भी सही है, ठीक है। क्या आपका सही हुआ ये जरूर देखना। चलो 10वां नंबर देखते हैं। गोरखपुर जिले के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा कांड में लगभग कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद होगा 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितने मारे गए थे? 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी चौरा चौरी में, 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। चलिए 11 देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराए गए क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने किस जेल में फांसी दे दी थी दोस्तों, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये दोस्तों कौन सी जेल में फांसी दी थी इनको? तो देखो,
गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी जेल, प्रयागराज। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि वो गोंडा की जेल थी। कौन सी थी? गोंडा जेल थी। ठीक है, इसको याद रखना। कौन सी जेल थी? गोंडा जेल थी। ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं। 1902 से 1903 में पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर के अधीन पुलिस आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी दोस्तों? ठीक है, इन 1903 द पुलिस कमीशन अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर टू रिव्यू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हैड बीन अपॉइंटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय। तो ये दोस्तों हुई थी आपके लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल क्या था अगर पूछ ले तो 1819 से 1905। ठीक है, औरंगजेब से भी कंपेयर करा गया था इसके शासनकाल को। बड़ा ही खतरनाक था। पार्टीशन ऑफ बंगाल इसी के में हुआ। ठीक है, चलो 13 देखते हैं दोस्तों। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की शुरुआत में भारत ने पूरे विश्व में निर्मित सभी वस्तुओं की डैश आपूर्ति की थी दोस्तों। कितनी आपूर्ति की दोस्तों? तो 1/4। कितनी की थी? 1/4, 1/4। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। चल 14 नंबर देखते हैं। 1781 के संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, पहला, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया। पहली चीज। दूसरा, इसे बंदोबस्त अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्या इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 1781 का पूछ रहा है और इसमें कह रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने ये पास किया था। तो दोस्तों ये जो है इस कथन की अगर बात करें तो ये आपका कथन जो है ये बिल्कुल क्या है? सही है, यानी ऑप्शन 1 सही है। और इसे बंदोबस्त अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन ये पॉलिटी का है। चलिए 15 देखते हैं। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हैड बीन लेड बाय E.V. रामास्वामी परियर इन तमिलनाडु। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट राइज ऑफ इन लैंड टैक्स अप्लाइड बाय ब्रिटिश। ठीक है, हिंदी में कहे तो 1925 में तमिलनाडु में E.V. रामास्वामी परियर के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। कारण यह है क्योंकि यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा लागू भूमि कर में वृद्धि के खिलाफ शुरू किया गया था। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। हम लोग हिस्ट्री के जब लेक्चर कर रहे थे ना तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, ये दोस्तों पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कारण गलत है। कारण क्या है? क्योंकि अंग्रेजों की कर भूमि के खिलाफ नहीं था, ये ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जातिगत भेदभाव के खिलाफ था। किस लिए था? जो ब्राह्मण जातिगत भेदभाव करते थे ना कि शूद्रों को ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ था। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। यदि लोकसभा में कोई कार्य संपादित होना है तो गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? इंग्लिश की अगर बात करें, इफ एनी बिजनेस टू बी कंडक्टेड इन द लोकसभा व्हाट शुड बी द कोरम। तो ये तो बड़ा फेमस है कोरम, आप सभी को पता होगा कोरम। तो कोरम कितना होता है भैया? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, है ना, इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, है ना, मतलब जो स्पीकर है या राज्यसभा में चेयरमैन है उसको मिला के कुल सदस्यों का अगर 1/10 आएगा तभी संसद चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये तो, आसान भी था, आपको पता हो। चलो 17 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 17 क्या कह रहे हैं? 1931-32 के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश और देशद्रोह के आरोप में 12 साल की कैद सुनाई गई थी दोस्तों? ये हिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1931-32 की बात कर रहे हैं। ठीक है, दांडी मार्च हो चुकी है, जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो चल रही है। किसको दिया गया था दोस्तों 12 साल की कैद की सज़ा? ये मानवेंद्र नाथ राय को दी गई थी। किसको दी गई थी? मानवेंद्र नाथ राय को दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 साल का कारावास दिया गया था। बाद में उनकी सज़ा 6 साल कर दी गई, वो अलग चीज़ है, पर दिया 12 साल गया था। ठीक है, चलिए इतालवी व्यापारी अन्वेषक मार्को पोलो ने किस राजवंश की रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत का दौरा किया था? ठीक है, इन इंग्लिश, एन इटालियन ट्रेवलर मार्को पोलो एक्सप्लोर विजिटेड साउथ एंड सदर्न इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ रानी रुद्रमा देवी ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये 2 क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछ सकता है कि मार्को पोलो किसके शासनकाल में आया? तो रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल में। अब ये किस उससे संबंधित थी ये पूछ लेगा अगर, तो आप क्या बताओगे? काकत्या डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? काकत्या डायनेस्टी। ठीक है, याद रखिए। और टाइम भी पूछ सकता है अगर,
तो टाइम याद रख लो 1262 से 1296, ठीक है, 1262 से 1296 के बीच में आया था। ठीक है, मज़ा आ रही है ना, एक नंबर क्वेश्चन है। चलो समझ लो, पेपर दे रहे हो, आ रहे हो, बैठ के जितनी देर ये हो रहा मन से सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। आप खुद से खिलवाड़ मत करो, सिर्फ साल बदला है, क्या आप बदले हो ये ज़रूर चेक करो, है ना। अभी भी वैसा ही चल रहा है सब लिचिर पिचिर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अच्छे से भाई कर लेते हैं तो अपना मज़ा आ जाएगी, क्या ही दिक्कत है। चलो ये बताना है भैया, मैचिंग करनी है वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले देखते हैं भैया, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भैया। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष तो ये थे आपके कौन, तीसरे वित्त आयोग के थे A.K. चंद्रा, तो ये बिल्कुल सही है भैया। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये पांचवें वित्त आयोग महावीर त्यागी हो जाएगा। सातवां वित्त आयोग अगर बात करें तो ये हो जाएगा J.M. सेलार हो जाएगा। नौवां N.K. साल्वे हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर 1324 हो गया, 1324। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद जरूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस आयोग पूछ लेता है, ठीक है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, प्रेजेंट में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है और वो कब तक रहेगा, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो अगर याद हो। ये होमवर्क है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है, ठीक है। हाँ पहले फाइनेंस कमीशन तो याद ही होंगे, चलो इसको भी बता देते हैं। KC नियोगी, याद है ना, KC नियोगी, ये भी कई बार आया है। गुरु अर्जुन देव किस क्रम के सिख गुरु थे दोस्तों, ये बताना है। ये हम लोग इतिहास में कर चुके हैं, गुरु अर्जुन देव। ये दोस्तों गुरु अर्जुन देव 5th सिख गुरु थे। कौन से थे, 5th सिख गुरु थे। अगर टाइम की बात कर लें तो 1581 से 1606, ठीक है। और इस के समय शासनकाल किसका था दोस्तों, तो जहांगीर थे। कौन थे, जहांगीर थे, क्यों जहांगीर था बोलना चाहिए। जहांगीर ने अपने विद्रोही बेटे खुसरो की मदद करने के लिए उन्हें मार डाला था, ठीक है। जहांगीर ने इनको मारा था, अर्जुन देव को, तो ये आपको याद रखना है। पांचवे थे, जहांगीर ने मार दिया था। चले 21 देख लेते हैं। 21 क्या कह रहा है नंबर, एक सेकंड। चले दोस्तों 21 कह रहा है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया सिंचाई कर के अंतर्गत उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था दोस्तों। तो दोस्तों याद होगा इरिगेशन टैक्स, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले लगाया था दिल्ली सल्तनत में। उसने जो है मतलब क्या करा था, ये सिंचाई की नहरें हैं, मतलब सिंचाई की ज़मीन मान लेते हैं, और नहरें बनवा दी थी। अब सिंचाई के लिए पानी अगर लोगे भाई, अरेंजमेंट तो वही कर रहे हैं ना, तो आपकी जितनी खेती होगी उसका 1/10 भाग आपको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो 1/10 हो जाएगा, याद होगा ये आपको। चलो 22 देख लेते हैं। अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक कौन था, जिसने इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर भी खुलवाए थे दोस्तों, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों। हु वाज द फर्स्ट रूलर हु हेल्प द फेमाइन विक्टिम्स हु हैड आल्सो गॉट रिलीफ कैंप ओपन इन दिल्ली, ठीक है। तो ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने खुलवाए थे। किसने खुलवाए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चल क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने शिकदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल को नियुक्त किया था। हु अमंग द फॉलोइंग हैड अपॉइंटेड अ सिविलियन ऑफिसर आमिर बंगाली टू लुक आफ्टर द शिकदार, ठीक है, शिकदारों के लिए। ये किसने बनाया था दोस्तों, ऑप्शन शाहजहां, शेर शाह सूरी, हेमू या बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये दोस्तों बनाया था आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शेर शाह सूरी ने, ठीक है। याद रखिएगा, आमिर बंगाल किसने बनाया था, शेर शाह सूरी ने सिकदारों की देखभाल के लिए इसको बनाया था, ठीक है। सर्वप्रथम ये है जो पद था, काजी फजीलत नाम व्यक्ति को दिया गया था। अगर और पूछ ले तो एक काजी फजीलत थे, पर हालांकि इतना डीप जाना नहीं चाहिए। काजी फजीलत थे, उसको सबसे पहले दिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी। चलिए, नौका झक्कड़ किस राज्य का लोकगीत है जिसे नाई समुदाय द्वारा गाया जाता है, ठीक है। नौका झक्कड़, तो दोस्तों नौका झक्कड़ जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जो नाई समाज है वो गाता है, ठीक है, बार कम्युनिटी के लोग गाते हैं। नौका झक्कड़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों 25 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1799 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवध का नागरिक विद्रोह हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था दोस्तों अवध का नागरिक विद्रोह वजीर अली खान के उसमें हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए 26 देख लेते हैं। 26 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। उर्दू साहित्य की कुछ प्रमुख हस्तियां और उनका जन्म स्थान। चलिए, हसरत मोहानी का जन्म उन्नाव में हुआ, तो ये हसरत मोहानी का जन्म उन्नाव में हुआ, ये बिल्कुल सही है। यूपी का है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसरत मोहानी उन्नाव, बिल्कुल सही है। अब्दुल माजिद दरियाबादी ये बाराबंकी में हुआ, ये भी सही है। अली अब्बास हुसैनी, ये अलीगढ़ में नहीं हुआ दोस्तों, ये कहाँ हुआ है,
ये हुआ है गाजीपुर में। कहाँ हुआ है? गाजीपुर में, ठीक है, ये गाजीपुर में है। बाकी मसूद हुसैन खान फर्रुखाबाद भी सही है, ठीक है। तो ये गाजीपुर है, बाकी सही है सारे, ठीक है। चले अंडरलाइन कर दूं, भूलो मत, ठीक है। चले 27 नंबर देखते हैं दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन। अवंती महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है दोस्तों इसमें, ठीक है। मतलब अवंती महाजनपद आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से मेल खाता है, पहली चीज। इसकी 2 राजधानियां थी, उज्जैन उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी और माहिष्मती दक्षिण क्षेत्र की राजधानी थी। माहिष्मते बाहुबली। दोस्तों एक चीज़ समझ लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस साल बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा ना उज्जैन के से ही बिलोंग करते हैं वो मुख्यमंत्री एमपी बन गए। अब उनका कहना है जो भारत में टाइमलाइन है वो तो मिर्ज़ापुर से जाती है, पर दुनिया की टाइमलाइन जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से नहीं पास होती यूके से, वो वहाँ से नहीं, वो उज्जैन से कहते जाती है ना। तो ये हालांकि क्या ही कर सकते हैं, ये सब पॉलिटिक्स भी हो सकती है, बट हालांकि हमें उससे मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अवंती महाजनपद आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से मिलता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी 2 राजधानी थी अगर पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे दोस्तों? एक तो उज्जैन और दक्षिण में माहिष्मती, ठीक है, ये दोनों ही सही है। यानी माहिष्मती दक्षिण क्षेत्र की, उज्जैन उत्तरी क्षेत्र की, तो ये चारों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए 28 में मैचिंग कर लेते हैं एक बार। कह रहा मैचिंग कर दो भैया इसको, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बेगम अख्तर, ठीक है, इन सबको करना है मैच। चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म स्थान भैया कहाँ पर है? तो हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म स्थान प्रयागराज हो जाएगा। बिरजू महाराज बहुत फेमस कथक डांसर है दोस्तों, पता होगा आपको इनका, लखनऊ के हैं ये, ठीक है। लच्छू महाराज को भी देखा होगा आपने, लच्छू महाराज ये भी कथक डांसर है, ये हमारे भैया बनारस के हैं। अब बच गई बेगम अख्तर, ये एक गज़ल गायिका है फैज़ाबाद की, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चले 29 देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 में किस राज्य पर आक्रमण कर अनहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया था दोस्तों? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस पे कर लिया था 1195 में? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात पर, ठीक है। क्योंकि ये जो इनका वो था महमूद गजनवी है ना, उसी के साथ आए थे, तो इसलिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के देवगढ़ में स्थित एक प्राचीन 6वीं शताब्दी का विष्णु हिंदू मंदिर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये दोस्तों कहाँ का है? प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का है दोस्तों? तो ये इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, ये ललितपुर में है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ललितपुर में बहुत फेमस है ये। चलो दोस्तों 32 ट्राई करो, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। इब्न बतूता क्या मोरक्को से था? पहली चीज़। इत्सिंग क्या चीन से था? अल बलाधुरी अरबी था, अफनासी निकीतीन इतालवी था, ठीक है। इनमें से कौन सा है ये बताना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों जो अफनासी निकीतीन था ये इतालवी नहीं था, ठीक है, ये आपका रशियन था। ओ बॉय, रशियन था, ठीक है, ये आपका कौन था? रशियन था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सारे सही हैं, ठीक है। चलिए फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के एक ताम्रपत्र अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। यह ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर के दक्षिणी भाग सहगौरा से प्राप्त किया गया है, पहली चीज। दूसरी, इस ताम्रपत्र अभिलेख में अकाल के दौरान जनता के लिए अनाज के 3 कोठार बनवाने का उल्लेख किया गया है दोस्तों। क्या ये बात सही है दोस्तों? ये बताना है। तो मेरे भाई अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये सागौरा इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा है जो कि गोरखपुर से मिलता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। चलिए कह रहे हैं कोहाम के मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा मंदिर? कोहाम का मंदिर, टेम्पल ऑफ कोहाम, ठीक है। पहली चीज, ललितपुर जिले में स्थित कोहाम के इस मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया गया था। क्या ये बात सही है? पहली चीज कह रहे हैं। दूसरी, यहाँ 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है, ठीक है, क्या ये सही है? तो दोस्तों देखिए, जो
कि कोहाम का मंदिर है ये ललितपुर जिले में नहीं है, पहली बात तो ये गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है 3 जैन नहीं है, 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ना एक होगा ना दो, ठीक है। तो पहले तो एक चीज़ समझा देता हूँ, पहले तो ये हो गया दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोहाम का जो मंदिर है ये आपका स्कंदगुप्त ने तो बनवाया, मतलब स्कंदगुप्त के शासनकाल में बना। ये ललितपुर में नहीं है, ये आपका देवरिया में है। कहाँ पे है? देवरिया में है, ऐसे याद रखो भैया। और 3 जैन तीर्थंकर नहीं, 5 जैन तीर्थंकरों के बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। चलो 34 देखते हैं। किस प्रक्रिया की सहायता से पौधों की जड़ों के लिए मिट्टी से पानी को अवशोषित करना संभव हो जाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस इट बिकम्स पॉसिबल फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? केशिकत्व या कैपिलैरिटी, है ना। जैसे आपने देखा होगा गांव में लालटेन जलती है, ऐसे ऐसे ऊपर बत्ती डाल दो तो सब वो ऊपर पाइप के थ्रू पहुंचता रहता है ना, तो उसको कैपिलैरिटी बोलते हैं, साइंस में पढ़ा होगा केशिकत्व, ठीक है। चलो 35 नंबर देखते हैं। बैरोमीटर की किस प्रकार की रीडिंग से पता चलता है कि दिन साफ होने की संभावना है, ठीक है। कैसे पता चलेगा भैया कि दिन साफ हो रहा है? तो एक चीज समझना, जब बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आती है, पहली चीज। जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे चल गिरती है, दूसरा। जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखो, जब हमें ये पता होना है कि भैया विच टाइप ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट द डे इज लाइकली टू बी क्लियर, बहुत साफ मौसम रहेगा, तो बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगती है। क्या होने लगती? धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए 36 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 36 क्या कह रहा है? 36 कह रहा है किस तापक्रम पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान रहता है दोस्तों, है ना। ये आपको बचपन से साइंस में पढ़ा होगा आपने कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं कौन से टेम्परेचर पे? -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। -40 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए क्वेश्चन 37 देखते हैं। क्वेश्चन 37 कह रहा है जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है। मतलब इन वाटर प्योरिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? क्या अवरक्त तरंगों का करते हैं, मतलब इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट वेव्स, या कोई नहीं? तो दोस्तों एक चीज समझो, वाटर प्योरिफिकेशन में हम लोग इन तीनों ही का यूज नहीं करते हैं, पहली चीज, ठीक। फिर किसका यूज करते हैं दोस्तों? यूवी लैंपों का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? जो यूवी लैंप होती हैं, याद रखना, पूछ सकता है। यूवी लैंप्स का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, यूवी लैंप, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं। चलो 38 देख लेते हैं। 38 में कह रहा है किस फसल के सफेद गिडार कीट का उपचार रासायनिक यौगिक क्लोरोपायरीफॉस द्वारा किया जाता है? द ट्रीटमेंट ऑफ वाइट गाइडर पेस्ट ऑफ विच क्रॉप इज परफॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपाउंड क्लोरोफायरिस। तो ये किससे होता है दोस्तों? मूंगफली से होता है। किस फसल के सफ़ेद गिटार को होता है? मूंगफली से होता है, ठीक है। तो केमिकल मतलब केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चले 39 देखने आपके कितने सही हो रहे हैं दोस्तों, ये ज़रा पेन कॉपी में प्लीज़ करते जाओ, इतना कर लो, ठीक है। तो एक आइडिया मैं लगाऊँ आप लोग के स्कोर क्या हो रहे हैं, तो इस हिसाब से इनिशिएटिव चलाने में मज़ा आ जाएगी, ठीक है। चलो 39 देखते हैं दोस्तों। 39 क्या कह रहा है? 39 कह रहा है उन फसलों का चयन करें जो मुख्य रूप से जायद ऋतु में उगाई जाती हैं या जैद सीजन में लगाई जाती हैं। तो ध्यान है ना, जैद सीजन क्या होता है? खारिफ, और जो राबी के बीच का जैद होता है, खीरे ककड़ी जिसमें आती हैं। चलो वो कौन सी फसल होती है दोस्तों जो जैद में लगाते हैं? तो सबसे पहले देखो मूंग लग जाएगी, ठीक। उड़द लग जाएगी, आपकी लोबिया लग जाएगी, ठीक है। तो यानी इसके हिसाब से हो गया 2 3 1, यानी इसके हिसाब से हो गया आपका 2 3 1 में ऑप्शन है। अब ये समझो अरहर कब लगेगी दोस्तों? अरहर जो लगती है ना, ये खारिफ सीजन में लगती है। कब लगती है? खारिफ सीजन में लगती है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इसको याद रखना। इसका फिलहाल ऑप्शन ए हो गया, 1 2 3, ठीक है, 4 नहीं। चलो 40 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करने की शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अफेक्ट द फिजिकल एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये कौन करता है दोस्तों? एल्डोस्टेरोन। कौन करता है? एल्डोस्टेरोन जो होता है हमारी बॉडी में, ये हमारे रक्तचाप को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन बहुत शरीर में ज़रूरी होता है टू मेंटेन अवर ब्लड प्रेशर। चलो 41 देख लेते हैं। मैच करना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में आई, ये बिल्कुल सही है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 2015 की भी सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 क्या ये सही है? तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये गलती हो जाएगा फिर तो, क्योंकि ये दोस्तों 2017 में आया है। ये कब आया? 2017 में, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये 2017 हो जाएगा। चलिए 42 देख लेते हैं। फिर से हमें 42 में मैचिंग करनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा। चलो मैचिंग करना है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम मतलब वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ये कब आया दोस्तों? तो ये आया 1974 में। ये कब आया? 1974 में, यानी ए का जो हो गया 2 हो गया 1974। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट यानी वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम ये 1981 में आ गया, 1981 हो गया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये तो बचपन से सुनते आ रहे हो भैया, कान पक्के होंगे इसको सुन सुन के, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को, तो ये 1986 में आया था। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेना इसको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे एक्ट, ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण अगर पूछे तो 1974 हो गया, ठीक है। वायु प्रदूषण अगर पूछ लेता है तो 1981 हो गया। पर्यावरण संरक्षण 1986 हो गया। वन्य जीव संरक्षण 1972 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चले प्रसिद्ध उपन्यास पद याद ओबू दे गालिब, वाह वाह वाह, याद ओबू दे गालिब अ फेमस नॉवेल हैड बिन रिटन बाय हुम अमंग द फॉलोइंग, किसने लिखा है दोस्तों ये उपन्यास? तो ख्वाजा अहमद फारूकी, ख्वाजा अहमद फारूकी। याद ओबू दे गालिब, याद ओबू दे गालिब ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा? ख्वाजा अहमद फारूकी, ठीक है, ख्वाजा अहमद फारूकी। चलो 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? सेब का लाल रंग यानी रेड कलर ऑफ एप्पल एक उसके अंदर जो करक्यूमिन केमिकल होता है उसकी वजह से होता है, क्या ये बात सही है दोस्तों? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, ये भी सही है दोस्तों। पपीते में जो पीला रंग है ये किसकी वजह से होता है? कह रहा कैंथेक्समिन, इसकी वजह से क्या होता है येलो में पीला रंग, तो ये भी दोस्तों क्या बिल्कुल सही है? तो ये भी दोस्तों पूरी तरह से सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और हल्दी का जो पीला रंग है दोस्तों ये लाइकोपिन की वजह से नहीं होता है। हल्दी का पीला रंग किसकी वजह से होता है? करक्यूमिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? करक्यूमिन, करक्यूमिन मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है विथ रेफरेंस टू पैराक्सियम विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? पैरिक्सियम, पैरिक्सियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, ये बताना है। पैरिक्सियम यह पौधों में होने वाला प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, यह कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन में मदद करता है, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया हमारा। तो दोस्तों जो पैरोक्सेमोम है ये दोनों ही काम इसके सही हैं, ठीक है। रीजन समझो, पौधे में होने वाला प्रकाशीय जो श्वसन है वो इसी की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पाद उचित मात्रा में पाया जाता है और ये उसको उत्पन्न भी करता है, ठीक है। मतलब ये कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन में मदद बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46, पॉलिटी का क्वेश्चन है। Which amendment act had bifurcated the East while combined National Commission for SC and ST into two separate bodies, National Commission for SC and National Commission for ST, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ दोस्तों? तो ये मैंने शॉर्ट्स में भी आपको बताया था। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने क्या कर दिया? नेशनल कमीशन फॉर SC आर्टिकल 338 कर दिया और नेशनल कमीशन फॉर ST को 338A कर दिया, ठीक है। ऐसे ही बाद में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आ जाएगी 338B 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, तो वो बी हो जाएगी। फिलहाल इसका आंसर याद रखो, ठीक है, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। चलो 37 देखते हैं। 47, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? मतलब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करें तो हमने कहाँ से लिया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 108 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 48 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैड बीन एडेड टू 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। 71वें संशोधन अधिनियम से 1992 में 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं 22 उनमें से किसको किसको ऐड किया गया ये बताना दोस्तों, ठीक है।
तो दोस्तों कोंकणी को किसको करा गया है, कोंकणी को, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये भी याद रख सकते हो क्योंकि कोंकणी के साथ मणिपुरी नेपाली भी आई थी और मणिपुर इस बार न्यूज़ में भी था, है ना। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था, तो इसको याद रखना, ठीक है, आ सकता है इस बार। चलो, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए हैं दोस्तों? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडियन कौन से हैव द प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1, 2, 3, 4 कौन से में दी गई हैं दोस्तों? 49 की अगर बात करें तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है ऑप्शन 4A होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है वो हमें किस में दिया है, जो पार्ट 4A है उसमें दिया गया है, ठीक है। और ये ऐड हुए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, ठीक है। तो इनमें से कोई ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है, 4A होता अगर तो सही हो जाता है ना, तो याद रखना। अगर इस हिसाब से मैं आपको ये बता दूं, भाग 1 क्या कहता है भैया, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 DPSP, फिर पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो याद रखना है इसको। चलो 50 पे आ जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्र अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ठीक है, सबसे पहली चीज़ इंग्लिश में अगर बात करें, अंडर विच आर्टिकल हैव द प्रोविजन रिलेटेड टू अपैलिएट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो दोस्तों ये आर्टिकल 132 से डील करता है। किससे डील करता है? आर्टिकल 132 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, ये पूछ रहा है क्रिमिनल मैटर में, और अपैलिएट ज्यूरिसडिक्शन काफ़ी बड़ी अवधारणा है, तो एक चीज़ समझो, आर्टिकल 132 के तहत जो अपीली क्षेत्राधिकार है वो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस मामले में देखता है, जब आप हाई कोर्ट के कुछ केसेस को देख रहे हो। 133 सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर देखता है ना, जो सिविल मैटर होते हैं। 134 देखता है क्रिमिनल मैटर, मतलब आपराधिक मामलों में 134 के थ्रू होता है, ठीक है। तो क्योंकि अपैलिएट ज्यूरिसडिक्शन में 3 आर्टिकल हैं, तो इसको थोड़ा याद रखना। तो ये 34 में आ जाएगा, किस में आ जाएगा? 34 में आ जाएगा, ठीक है। जब हाई कोर्ट से आओगे तो 32, सिविल केस में 33, क्रिमिनल केस में 34। क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। चलिए 51 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 11, 12, 5, 13, इन जो 17 गोल है दोस्तों, याद होंगे आपको ना, वो 17 के 17 गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 2000 जो गोल 13 है वो कह रहा है क्या क्लाइमेट एक्शन से बात करता है, जलवायु कार्रवाई, क्या ये बिल्कुल सही है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो लक्ष्य 5 है, क्या वो भुखमरी की बात करता है दोस्तों? लक्ष्य 5, तो दोस्तों भुखमरी से मुक्ति जो है ये लक्ष्य 5 में नहीं है, क्योंकि लक्ष्य 5 में जो है आपका वो लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी की बात कर। लक्ष्य 5 क्या करता है? जेंडर इक्वालिटी। क्योंकि दोस्तों जीरो हंगर जो है या भुखमरी से मुक्ति ये 2 में आता है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं ये। क्योंकि 12 जो कहता है वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, संवहनी शहर और सामुदायिक विकास, समझ रहे हो? कहने का मतलब है 17 SDG गोल एकदम रट लो आज ही, अगर भूल गए हो तो, ठीक है, उसको पे एक बार फोकस कर लो फिर से। चलो 52 देख लेते हैं। 52 कह रहा है भैया, मैचिंग करने के लिए कह रहा है फिर से। चलो, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनलैंड वेसल बिल और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात करें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, तो ये आया था आपका कब? 2001 में आया था। धन शोधन निवारण अधिनियम की अगर बात करें तो ये 2002 में आया था। अंतर्देशीय पोत विधेयक या इनलैंड वेसल बिल जो है ये कब आया दोस्तों? अगर बात करें तो ये आएगा आपका 2021 में। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 में, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो गया? 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है सारे लॉज, ठीक है, याद ज़रूर होना चाहिए। नोट्स भी बना सकते हो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बना सकते हो, आराम से हेल्प होंगी काफ़ी। चलो, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 या इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार सही विकल्प चुनना है, इसमें कौन सा सही है, ठीक है। चले, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा जारी मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में दुनिया के शीर्ष 46 देश में भारत 7वें स्थान पर था। पहली बात, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2022-23 पेश की दोस्तों, ठीक है।
इनमें से कौन सा चीज़ सही है ये बताना दोस्तों। तो मेरे भाई 7वां नहीं है भारत, अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे 10वां बना है, ठीक है, 10th नंबर पे आ गया है। और बाकी ये तो निर्मला सीतारमन ने करा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, 10वां है, ठीक है। चलिए 54 देख लेते हैं। 54 कह रहा है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन 2 ही होगा सिर्फ, ये भी याद रखना। चलो 54 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, कौन सा गलत है भैया, ठीक है। ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, फिर देखते हैं। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच, यूपीएस, SWMPS, DEC, GIS, इन सब के फुल फॉर्म बताने हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए SMPS है जो, माफ़ कीजिएगा, SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मॉड्यूल पावर सप्लाई, नहीं स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा इसका, स्विच मॉड्यूल नहीं होना चाहिए था, स्विच मोड होना चाहिए था, ठीक है। चलिए 55 ट्राई करते हैं। 55 कह रहा है अमेरिकन ट्रेल निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है दोस्तों? अमेरिकन ट्रेल। तो अमेरिकन ट्रेल जो है दोस्तों एक बहुत अच्छी सेब की फसल है। क्या है? सेब की फसल है, और ये मुख्य रूप से कश्मीर क्षेत्र में पाए जाने वाली सेब की एक किस्म भी है। अमेरिकन ट्रेल जो है कश्मीर में पाया भी जाता है, अमेरिकन ट्रेल सेब, ठीक है। तो याद रखिए अमेरिकन ट्रेल कश्मीर में पाया जाता है। चलो 56 देखते हैं। एक किसान जिसके पास डैश के बीच भूमि होती है उसमें अर्ध मध्यम किसान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो भैया सेमी मीडियम फार्मर कौन होता है ये बताइए। सेमी मीडियम फार्मर जिसके पास लैंड कितनी होती है दोस्तों, उसको सेमी मीडियम फार्मर बोलते हैं। 2 से 4 हेक्टेयर, ठीक है, ये आ भी चुका है 2 से 3 बार, 2 से 4 हेक्टेयर, ठीक है। तो याद रखना इस तरह के प्रश्न भी काफ़ी एग्रीकल्चर में आते रहते हैं, और ये देखते जाओ आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए 57 ट्राई करो। सिंगी छाम इज पॉपुलर मास्क डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। अब सिंगी छाम कहाँ का डांस है भैया ये बताना है। नाम से ही पता चल रहा है, सिंगी छाम सिक्किम, सिंगी छाम सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है दोस्तों। चलिए 10 कठिया, क्या ये उड़ीसा का डांस फॉर्म है दोस्तों? ये बात बतानी, 10 कठिया उड़ीसा का डांस फॉर्म है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। भवाई गुजरात का डांस फॉर्म है दोस्तों, क्या बताओ सही है ये बात? गलत है। भवाई जो है राजस्थान का, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि अंकिया नाट असम सही है, और भांडा पाथेर जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर से देखते हैं। 10 कठिया उड़ीसा सही है, 10 कठिया उड़ीसा सही है, भवाई राजस्थान है, गुजरात नहीं है। अंकिया नाट असम सही है, भांडा पाथेर जम्मू कश्मीर भी सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। विच लैंग्वेज इज द लीस्ट स्पोकन एंड न्यूएस्ट लैंग्वेज इन दी द्रविड़ियन लैंग्वेज ग्रुप? द्रविड़ भाषा समूह में सबसे कम बोली जाने वाली और नवीनतम भाषा कौन सी है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो द्रविड़ियन में अगर हम देखें तो मलयालम भाषा जो है दोस्तों, ये द्रविड़ समूह में सबसे कम बोली जाती है, ठीक है, और नई भी है, क्योंकि बाकी ये जो तमिल तेलुगु, तमिल तो कहते हैं यार संस्कृत के पैरेलल ही है, बाकी ये जो है बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलो 60 देखते हैं। भारतेंदु युग का समय काल क्या है? व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ भारतेंदु युग? ये यार हिंदी में बहुत पढ़ा होगा आपने, जब हिंदी पढ़ते होगे स्कूलों में मैडमें मारती थी तो बहुत रट्टा मारता था मैं इसको। तो दोस्तों 1868 से 1893 को भारतेंदु युग कहा जाता है, ठीक है, पता होगा आपको। 1868 से 1893 भूलिएगा मत। चलो 61 नंबर देखते हैं। कह रहा है ग्लोबल विंड समिट का पहला संस्करण 2018 में किस देश में हैम्बर्ग शहर में आयोजित किया गया? द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल विंड समिट वाज हेल्ड एट हैम्बर्ग सिटी ऑफ विच कंट्री इन 2018? तो दोस्तों ये 2018 में जो हुआ था, ये हैम्बर्ग कहाँ पे पड़ता है ये पूछ रहे हैं, तो ये दोस्तों जर्मनी में हुआ था ग्लोबल विंड समिट, ठीक है, 2018 में। चलिए जैव ईंधन का उपयोग करते हुए भारत की पहली उड़ान अगस्त 2018 में देहरादून से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तक के लिए भारत गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन 62 में, तो ये दोस्तों दिल्ली तक गई थी। कहाँ गई थी? दिल्ली तक गई थी, ठीक है, देहरादून से दिल्ली गई थी। पहली जैव ईंधन का यूज करके इसको करा गया था दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए 63 देखते हैं। सौर ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। सोलर एनर्जी के कथन में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सौर ऊर्जा हरे पौधे के क्लोरोफिल द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में अवशोषित की जाती है, पहली बात। हरे पौधे सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं जो कार्बनिक अणुओं के रूप में संचित रहती है, ठीक है,
इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो मेरे भाई ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी बाय क्लोरोफिल ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ठीक, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू ऑर्गेनिक एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन 64 कह रहा है जिन पौधों को वृद्धि के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के निरंतर तापमान की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही वन लाइनर आते हैं आर ओ या यूपीपीसी में। ये जो आप स्टेटमेंट का गाना गाते हो वो यूपीएससी में है। ठीक है, उसके लिए अलग स्टडी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस चाहिए। ठीक है, तो वो भी करना चाहते हो तो मैं करा दूंगा क्योंकि मेरा फोकस यूपीएससी पे ही है। ठीक है, यूपी बीसीएस के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। चलिए आपको पसंद आता है, आई होप, मुझे लगता है कि आपको मैं ठीक से समझा पाता हूँ। तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप लोग मुझे 5 में से कितने स्टार देना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप ही की रेटिंग मैटर ही करती है, जनता ही है जो सब चला रही है देश में। चलिए, हालांकि चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांट दैट रिक्वायर अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 30 to 40 डिग्री फॉर ग्रोथ, मतलब इससे कम में वो ग्रोथ नहीं कर पाते तो उनको मेगा थर्मस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा थर्मस। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए 65 नंबर पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, कौन सा इसमें से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं परफॉर्म करता है दोस्तों? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी या क्लास्ट्रोडियम। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये तो सारे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। राइजोबियम हो, एजिटोबैक्टर हो, नील हरित शैवाल हो, क्लास्ट्रोडियम हो, ये सब करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कुछ भी सही नहीं है, तो ये सही है। चारों ही सही है। ठीक है, ये चारों ही सही है। चलिए, ये याद करने के लिए भी थोड़ा आपके करा गया है ऐसे, जैसे आपको याद है। ठीक है, तुक्के नहीं मारो। चलो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का इनमें से जो मुख्य स्रोत है वो कंबंशन ऑफ ऑडोरस फ्यूल। कंबंशन ऑफ ऑडोरस फ्यूल मतलब जो गंध युक्त ईंधन का दहन आप करते हो ना, गंध युक्त ईंधन का दहन, उससे SO2 जो बड़ी तीखड़ी स्मेल होती है इसकी, ठीक है, वहाँ से निकलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो वो कहाँ से निकलता है? गंधयुक्त ईंधन के दहन से। चल 67 देखते हैं। दो बायोम के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र जिसमें दोनों बायोम के पौधे या जानवर पाए जाते हैं के रूप में जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? मतलब द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू बायोम्स इन विच प्लांट्स और एनिमल ऑफ बोथ बायोम्स आर फाउंड, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? एक नंबर का सवाल, इकोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकोटोन। कैसे? आओ समझा देता हूँ 2 मिनट। बायोम का मतलब तो समझ गए। मान लो एक ये वाटर बॉडी है, मतलब पानी का इकोसिस्टम है, और एक ये आपका लैंड इकोसिस्टम। तो ट्रांजिशन हो रहा है ना यहाँ से दूसरी जगह के, क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे दोनों ही पाए जाएंगे, जहाँ लैंड वाले भी और पानी वाले भी। जैसे कछुआ मान लो, तो वो इकोटोन होता है। क्या होता है? इकोटोन होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कह रहा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, रुकिए पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है। हाँ अब ठीक है। चले, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के बारे में तो सुना ही होगा आपने। वो तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा हरित जलवायु कोष या ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये किसने शुरू करा है दोस्तों? तो UNFCCC ने शुरू करा था 2010 से। ठीक है, कब से शुरू करा था? 2010 से। क्या आपका सही है? ये जरूर देखते रहिए दोस्तों। ऐसा ही करूँ ना, पहले मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए फिर बताइए, क्योंकि ऐसे 2 घंटे की जगह ये 3 घंटे का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर देखिए। ठीक है, चलिए। गोल्डमैन पुरस्कार दोस्तों किससे संबंधित है? द गोल्डमैन अवार्ड इज रिलेटेड टू, तो दोस्तों गोल्डमैन अवार्ड जो है ये किससे संबंधित है? जल संरक्षण, वायु संरक्षण, प्रदूषण संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। आसान था। तो दोस्तों जो आपका ये गोल्डमैन पुरस्कार है ये संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। 1989 में 1989 में अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थित गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, US की एक फाउंडेशन है वो ही देती है ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। भारत में कार्बन टैक्स कब से लागू हुआ दोस्तों? भारत में कार्बन टैक्स तो दोस्तों यही जब से ग्रीन क्लाइमेट जो फंड आया था तब से ही 2010 से कार्बन टैक्स लागू हुआ। कार्बन टैक्स तो पता है ना दोस्तों कि जो जितना भी कार्बन
इमिशन करेगा, है ना, उसी के अमाउंट में उस पर कार्बन टैक्स लगेगा। इन्वायरमेंट का है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, 2010 से लागू हुआ। ठीक है, चलिए 71 देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की दशकीय वृद्धि दर, मतलब जो डिकेडल ग्रोथ रेट है 10 सालों में जो बढ़ती है, वो सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी है ये बताना है। तो गौतम बुद्ध नगर, आपने देखा होगा जो नोएडा के आसपास का एरिया लगता है ना, गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा, भाई हर आदमी वहीं बसना चाहता है क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटी, जॉब फैसिलिटीज़ ज़्यादा वहाँ मिलती हैं इसी दौर पे। ठीक है, तो ये, और अगर उसके बाद दोस्तों देखा जाए, गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पे है, दूसरे पे गाज़ियाबाद आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी गौतम बुद्ध नगर की अराउंड 49.1% है और गाज़ियाबाद की 41.3%। आप ये दो याद रखो, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि नंबर 1 पे गौतम बुद्ध और नंबर 2 पे गाज़ियाबाद। ठीक है, यूपी स्पेशल में एक कोर फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व 242 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार किसी जेल में, मतलब जिले में गिना जाने वाला न्यूनतम है। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो कौन से जिले की है? सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर या कोई नहीं इनमें से। ठीक है, ये बतानी है आपको। तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि कहाँ पे सबसे कम है, तो ये गलत है, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं आएगा। कारण, क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है 242, ये ललितपुर का है। किसका है? ललितपुर का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपी स्पेशल में आ सकता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ललितपुर का 242 सबसे कम है। ठीक है, 2011 के हिसाब से, क्योंकि 21 में तो हुई नहीं भाई। चलिए, निम्नलिखित में से उस धातु का चयन कीजिए जिसकी अभिक्रियशीलता सबसे कम है। सेलेक्ट द मेटल विच हैज़ लीस्ट रिएक्टिविटी फ्रॉम द बॉल फॉलोइंग। तो दोस्तों बचपन में आपको ध्यान है, साइंस यार, मैं जब अभी एकेडमिक्स पढ़ाता था, अभी इस साल से एकेडमिक्स पढ़ाना छोड़ा है, मैंने 6-7 साल एकेडमिक्स पढ़ाया। एकेडमिक्स का मतलब 9 से 12, तो पीसीएम पढ़ाता था मैं आईजीएससी स्कूल में। तो देखो ऐसे पढ़ाता था, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज याद है ऐसे, शायद आपने सुना हो, केदारनाथ का माली, अब यहाँ लिख देता हूँ, आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है, अब मैं फिर से इसको लिखूं, केदारनाथ का माली, ठीक है, आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है, और फिर नीचे आ जाता है गोल्ड, मतलब सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, है ना, हाइड्रोजन के नीचे। इसका ये मतलब होता था, नीचे चलते चले जाओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, ऐसे करके जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इसमें से अगर देखें तो दोस्तों देखो, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, सबसे कम रिएक्टिव कौन हो गया? गोल्ड हो गया, है ना, क्योंकि बताया ना, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, तो ये करके पढ़ाया जाता था इसको। गोल्ड बहुत नीचे आता है, उसके भी नीचे फिर आपका प्लैटिनम आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें थी। चलिए, खैर पुरानी यादें साइंस की ताज़ा हो जाती हैं जब साइंस पढ़ो। चलो, कह रहा है भैया जो सिमिस्थोनाइट है, एक और है, ये किस मेटल की ओर है? सिमिस्थोनाइट। ये किस मेटल से निकलती है दोस्तों सिमिस्थोनाइट? तो ये दोस्तों निकलती है आपकी जिंक से। किससे निकलती है? ये एक जिंक की ओर है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरपुर जिले से किस जिले को प्रबुद्ध नगर के रूप में पृथक किया गया था दोस्तों? एक नया जिला बना था मुजफ्फरपुर से, प्रबुद्ध नगर हटा के। ठीक है, तो 2011 में बना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपी के लिए, तो इसको याद जरूर रखिएगा। शामली जिला नया बन गया था दोस्तों। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 75 जिले भी हो गए टोटल, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई इसी तरह की दुख तकलीफ तो अपने भाई से बता सकते हो। चलो छोटा करता हूँ इसको, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं इसको। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में, कहने का मतलब इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है ना। संबंध में गलत विकल्प को चुनना है हमको, सही को नहीं चुनना है। ठीक, पहली चीज ये समझ लो। चलो, वर्ष 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके भारत विश्व भर में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। इंग्लिश में कहें तो इंडिया हैज़ बीन बिकम द लार्जेस्ट रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंसेस, रिसीविंग 100 बिलियन डॉलर। रेमिटेंस तो पता है ना आपको, जैसे जो भारत से बाहर काम करते हैं वो पैसा भेजते हैं, है ना, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही भैया, भारत में रिकॉर्ड 100 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया है इस बार। ठीक है, मतलब 2022 में। दूसरी चीज़, भारत का ई कॉमर्स बाजार वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो ये कोर फैक्ट है इकोनॉमिक सर्वे के, दोनों ही सही हैं।
वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया है। ये भी डाटा बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इकोनॉमिक सर्वे का आ सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बनाया गया है, तो याद रखना दोस्तों। चलिए 77 देख लेते हैं अब। 77 क्या कह रहा है? 77 कह रहा है निम्नलिखित में से फिर से हमको क्या चुनना है? गलत विकल्प को चुनना है कि कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, वही मतलब इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार, भारत ने शून्य उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है और भारत वर्ष 2047 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। पहली बात तो दोस्तों, पहली चीज़, भारत ने 2047 नहीं रखा है, 2070 रखा है। इतने में तो भैया 47 में कहाँ से हो जाएगा, इतने डेवलपिंग लेट हुई है हमारी। भारत ने 2070 रखा है, एक फैक्ट गलत हुआ, ठीक। दूसरी की अगर बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत वर्ष 2070 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये दोस्तों 2070 नहीं है, ये 2047 है, बस इसको उल्टा कर दिया गया, ठीक है। उसका इधर इसका उधर कर दो, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो इसके हिसाब से अभी तो दोनों ही विकल्प गलत हैं, ठीक है, दोनों ही गलत है। क्यों गलत है पता चल गया, यहाँ 2047 होगा, यहाँ 2070 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल ग्लास एंड सिरोमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन सा? सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है ये बताना है दोस्तों। तो मेरे भाई ये कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। देखते जाना कितने नंबर आप पा रहे हो। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। मतलब एक पशु है, उसकी नस्ल है, कि इनमें से एकदम सही मैच कौन सा कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो गाय क्या भाकरवाल होती है? मतलब भाकरवाल क्या गाय की ब्रीड है? तो ये दोस्तों गलत है। कारण, क्योंकि दोस्तों जो भाकरवाल है ये ब्रीड गाय की नहीं होती है, ठीक है, ये भेड़ की होती है, ठीक है, ऊन के लिए यूज़ होती है। ऐसे हल्लीकर भैंस नहीं होती, हल्लीकर गाय के लिए होती है, ये कर्नाटक में यूज़ होती है। अब फिर पूछ रहा है जाफराबादी, जाफराबादी दोस्तों भेड़ नहीं होती है, भैंस होती है, भौं करती भैंस होती है, ठीक है। ऐसे बकरी का जखराना एक नंबर है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दुधारी बकरी जो होती है उसको जखराना बोलते हैं, ठीक है। किसी तरह की समस्या तो फिर से बता दे रहा हूँ, बकरी जो है, एक सेकेंड, जखराना ये बिल्कुल सही है, ठीक। भकरावल जो होता है ये आपका क्या होता है दोस्तों? भकरावल जो होता है आपका, ये होता है आपका क्या होता है? अरे यार अभी तो बताया था मैंने, भूल जाता हूँ मैं अभी यार, बहुत क्वेश्चन दिमाग में रहते। भेड़ होता है भकरावल। हल्लीकर की अगर बात करें दोस्तों, तो हल्लीकर गाय होती है, हल्लीकर गाय होती है, उल्टा लिख दिया था। जाफराबादी जो होती है दोस्तों ये भैंस होती है, ये क्या होती है? भैंस होती है। अब समझ गए होगे ना। चलो बहुत सारे क्वेश्चन, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, मैचिंग करने के लिए है दोस्तों, आपको मैच करवाता हूँ मैं। चलो मैच करो, धान, बाजरा, तिल, गेहूँ, इन सबको मैच करना है आपको, ठीक है। चलिए धान से दोस्तों मतलब पैडी जो होता है, इससे इसमें कौन सी डिसीज़ होती है ये बताना है। मिलेट में कौन सी होती है, सीसमे में कौन सी होती है और वीट में कौन सी होती है, ठीक। तो दोस्तों धान की बात करें अगर, तो धान में खैरा रोग होता है, ठीक है। ऐसे ही बाजरा में दोस्तों अरगट रोग हो जाता है। बाजरा में क्या हो जाता है? अरगट रोग हो जाता है। और आपका तिल में जो होता है दोस्तों, तिल में फाइलोडी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? फाइलोडी। और बच गया गेहूं, तो गेहूं में करनाल बंट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? फिर से एक बार बताता हूँ, ऑप्शन ए है। 81 देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनना है कि कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली को 2022 में PM 2.5 स्तर के मामले में विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में चौथा स्थान दिया गया। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चौथा स्थान मिला है वर्ल्ड के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में। तो इनमें से कह रहा है क्या कोई कथन गलत है? तो ये तो पहली चीज़ सही है, ठीक। दूसरा, विश्व वायु गुणवत्ता, ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में चैड, इराक, पाकिस्तान 3 सबसे प्रदूषित देश बने हैं। तो ये भी सही है। पाकिस्तान में भी अगर पूछ ले लाहौर, तो भैया नंबर 2 पे शायद आ गया या 1 पे है, सबसे प्रदूषित बना है। चलो, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना है। इसके बाद चीन में हॉटन और राजस्थान में भिवाड़ी। जी हाँ, ये भी सही है, अभी बताया ना, देखो हाँ, लाहौर नंबर 1 पे है, फिर चीन में हॉटन और राजस्थान में भिवाड़ी, ये सबसे प्रदूषित दुनिया में बन गए। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, जो हमारा भारत का भी एक शहर काश इसमें ना आता भिवाड़ी, तो कितना अच्छा लगता। दोनों हमारे दुश्मन चीन पाकिस्तान के आ गए थे, हम भी इसमें आ गए, ये गड़बड़ हो गई।
तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। याद रखना, ये फंस सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। चलो 82 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान किसी राज्य की राजधानी में स्थित है, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा संस्थान किसी राज्य की राजधानी में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में है, तो यही हो गई राजधानी में। ये कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये याद रखना, ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। कहाँ पे है, प्रयागराज में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो ये कहाँ पे पड़ेगा दोस्तों, ये पड़ेगा मथुरा में। कहाँ पे पड़ेगा, मथुरा में। और अगर पूछ लिया आपसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी अनुसंधान, तो ये वाराणसी, ये क्या हो गया, वाराणसी, ठीक है। तो ये लखनऊ में है यानी ये राजधानी में है, ठीक है। बाकी ये प्रयाग, ये हो गया आपका मथुरा, ये हो गया वाराणसी, ठीक, याद रख लो, आ सकते हैं ये। चलो मैचिंग खेलते हैं, मैचिंग खेलते हैं। केले का सबसे बड़ा उत्पादक, अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक और ओकारा का सबसे बड़ा उत्पादक, अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक, ये बताना है कौन है, ठीक है। चलिए, तो मेरे दोस्तों केले का सबसे बड़ा उत्पादक अगर देखा जाए तो वो होगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखा होगा केले के पत्तों में भैया सब लोग खाते हैं बहुत कुछ, ठीक। अमरूद का, ये भैया हमारे गंगा पहाड़ी इतने सारे लगते हैं, उत्तर प्रदेश में अमरूद बहुत होते हैं, ठीक। ओकारा जो होता है भैया, तो ओकारा ये गुजरात में ही होगा। ये कहाँ होगा दोस्तों, गुजरात में होता है। और अनानास पश्चिम बंगाल में होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कोई दुख तकलीफ, याद रखने क्वेश्चन फंस सकते हैं। चलिए छोटा कर देता हूँ, बड़ा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 84 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है। चलिए, उत्तर प्रदेश भारत में दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, क्या ये बात सही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश क्या दूसरे स्थान पर है, तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों, क्योंकि पहले स्थान पे कौन है, राजस्थान है, पता होगा आपको। चलो, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है, कह रहा क्या ये बात सही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश मांस का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो नहीं। महाराष्ट्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक है, ठीक है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पे कौन है, महाराष्ट्र है, याद रखना, आ सकता है। और ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। मतलब ये सही है, एक सेकेंड, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, यहाँ महाराष्ट्र होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 84 का, ठीक है। चलिए, और दोस्तों एक चीज़ और है, पर अगर यूपी बजट की बात कर लेगा ना, यूपी बजट जो है 2023-24 का, उसमें अगर देखोगे ना तो उसमें यूपी नंबर 1 पे आ गया है दूध उत्पादन में। तो अभी कमेंट में चींची ना करने लग जाना कि सर वहाँ तो ये समझो, ये हम सेंसस ले रहे हैं 2022 का जो लाइफ स्टॉक सेंसस आता है उसके हिसाब से। अगर यूपी का बजट देखा जाए तो उसने क्लेम किया है नंबर 1, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से है, ज़्यादा कुकू ना करो। चलो ठीक है, आओ 85 देखते हैं। नवीनतम कृषि डाटा 2023 के संबंध में सही विकल्प बताना है दोस्तों, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन आपके लिए उठा लिए गए हैं इसमें, ठीक। चलिए, भारत में कपास उत्पादन में क्या गुजरात प्रथम नंबर पे है, पहली चीज, क्या ये बात सही है दोस्तों। तो जी हाँ, भारत में कपास उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है। दूसरी चीज, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कच्चा पाम तेल उत्पादक राज्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और साथ ही में केले भी आंध्र प्रदेश में बहुत होते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में मध्य प्रदेश चने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों, क्या ये बात सही है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये गलत हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं, अब यहाँ पे आ गया भैया महाराष्ट्र। कौन आ गया है, महाराष्ट्र आ गया, ठीक। तो ये याद रखना, यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र होना चाहिए। देख रहे हो कितने लेवल के क्वेश्चन है, 1 नंबर के। एग्जाम में मजा आ जाएगी अगर मिल जाएंगे, तो मुझे ही याद करोगे दिन रात। चलो 86 का देखते हैं दोस्तों। कह रहा है शहर और नदी कौन सी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये बताना है। चलो, बगदाद टिग्रिस नदी क्या बगदाद में है भैया, तो ये बिल्कुल सही है। लाहौर में रावी नदी है, 1 नंबर बिल्कुल सही है। आपका जो किंशासा नदी है, किंशासा नदी, ये पो नदी, मतलब किंशासा शहर है, सॉरी, ये पो नदी के किनारे है, तो ये नदी है, पो नदी कौन सी है, कांगो होती है दोस्तों। यहाँ कौन सी होनी चाहिए थी, पो नहीं, कॉन्गो होनी चाहिए थी, ठीक है। पो रिवर नहीं है ये, किंशासा जो है ये कॉन्गो रिवर के किनारे है, मतलब अफ्रीका की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी नाम पेना, फिर से देखता हूँ, जो इंग्लिश में बोले तो फॉर्म पेना, ये मैकोंग पे ही है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये सही है, ये सही है, ये सही है, यहाँ पे कॉन्गो होना चाहिए था, सही हो जाता, ठीक है। चलिए 87 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, बहुत आसान क्वेश्चन है,
थोड़ा सा मैप अगर याद होगा इंडिया का बता लोगे। केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सोचो 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 सोचो, सबसे बड़ी किसकी है दोस्तों? याद होगा अगर तो बता ले जाओगे। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों देखो, सबसे बड़ी अगर देखोगे आप तो गुजरात की है नंबर 1 पे। ठीक है, 1214 किलोमीटर, 1214.70 के आसपास है। ठीक है, फिर अगर आप गुजरात के बाद देखोगे तो आएगा आपका आंध्र प्रदेश 973, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, उड़ीसा, ऐसे आता है। ठीक है, तो यानी इनमें से ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे लंबा महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो महाराष्ट्र हो गया। चलो 88 नंबर देखते हैं। कह रहा भैया जो अबुझ, नहीं क्या लिखा है, अबुझ माड़िया जनजाति है किस राज्य की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? कौन सी? अबुझ हमाड़िया, अबुझ हमाड़िया, अबुझ हमाड़िया, अबुझ हमाड़िया, कौन सी है? अबुझ हमाड़िया। तो ये कौन से राज्य में दोस्तों पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पूछ सकता है, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है। चलो 89 देख लेते हैं। नीचे दिए गए 3 वाक्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो भाटापारा क्षेत्र है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नंबर 1। पश्चिम बंगाल का बेलगछिया क्षेत्र कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नंबर 2। ओडिशा का क्या है यार, वज्र राजनगर क्षेत्र कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो मेरे भाई छत्तीसगढ़ का जो भाटापारा क्षेत्र सीमेंट के लिए, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल का जो बेलगछिया है, वेस्ट बंगाल ग्लास इंडस्ट्री, ये भी सही है। और आपका जो बजरंग नगर है वहाँ पे कागज उद्योग होता है, ये भी सही है। ठीक है, यानी इसके तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। याद रखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए चलो, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित प्रसिद्ध गरियाबंद क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, द फेमस गरियाबंद, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश तो गरियाना के लिए बहुत ही फेमस है, गरियाबंद तो पूछो ना। ठीक है, चलो गरियाबंद क्षेत्र प्रसिद्ध कहाँ पे भैया? छत्तीसगढ़ में। ये बताओ। तो ये हीरा खनन के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? हीरे की माइनिंग के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऐसे भी याद सकते हो कि भैया पैसे के लिए एक दूसरे को गरिया भी सकते हैं लोग, तो हीरे में पैसा बहुत है। ठीक है, तो हीरा खनन हुआ तो गरियाना चालू, गरियाबंद हीरे के लिए। ठीक है, चलो 91 देखते हैं दोस्तों। 91 कह रहा है एक प्रकार की स्थानांतरित खेती जो पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है बोगामा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन विच इज परफॉर्म इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज डैश नोन एज बोगोमा। किसको बोलते हैं दोस्तों? बोगमा। तो ये कौन सी खेती होती है ये पूछ रहा है। तो ये होती है दोस्तों मेघालय में, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे झूमिंग वगैरह भी जानते होंगे उस नाम से, उसको बोगमा बोलते हैं मेघालय में। मेघालय में क्या बोलते हैं दोस्तों? बोगमा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो ये डैम वैम मैं बता चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन आराम से आप बता सकते हो, अभी ज्योग्राफी में पढ़ाया अभी तो मैंने आपको। तिलैया बांध परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जो बराकर नदी पर निर्मित तिलैया बांध परियोजना उड़ीसा राज्य को लाभान्वित करती है, क्या ये बात सही है दोस्तों? क्या ये बात सही है कि बराकर नदी पर तिलैया बांध परियोजना उड़ीसा राज्य को लाभान्वित करती है? दूसरी चीज़, भारत में पहला बहुउद्देशीय बांध तिलैया बांध है। ठीक है, क्या ये बात सही है? तो दोस्तों देखो, गलत क्या है, आओ आओ पकड़ाता हूँ आपको। देखो, तिलैया बांध बराकर नदी पे है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, पर ये दोस्तों उड़ीसा को नहीं, ये झारखंड को करती है। किसको करती है? झारखंड में ना, वो तो महानदी है जो हीराकुंड है, ये झारखंड को करनी चाहिए थी। और भारत में पहला बहुउद्देशीय बांध तिलैया बांध है, तो ये तो बिल्कुल बात सही है भाई, बात तो सही है ना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट मल्टीपर्पज डैम इंडिया में यही बना था। चलो, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंग्लिश में बोले तो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपके केरल में पड़ेगा, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में पड़ेगा ये। चलो 94 पे आते हैं। डूमस उभरत रीजन या डूमस उभरत क्षेत्र गुजरात राज्य का एक हिस्सा है। किस लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों? डूमस उभरत जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना है दोस्तों। तो ये दोस्तों फेमस है आपके मैंग्रोव स्थल के लिए। किसके लिए फेमस है दोस्तों? मैंग्रोव स्थल के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 95 नंबर देखते हैं। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया
को कौन सा रासायनिक तत्व होने देता है? मतलब कह रहा है जो दाल वाल की खेती होती है दलहनी पल्सेस क्रॉप में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा जो एक रासायनिक तत्व है जो मदद करता है? तो दोस्तों मॉलिबेडेनम, मैग्नीज, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो बहुत आसान था, मॉलिबेडेनम। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने इसको नाइट्रोजन साइकिल में। चलो 96 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ये बताना है। तो कौन सा है भाई? कुंचिकल वाटरफॉल। कौन सा? कुंचिकल वाटरफॉल है। दूसरी चीज़ ये है कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये भारत का, अराउंड 1500 फीट के आसपास है, 2-4 फीट कम होगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। नदी भी अगर पूछ ले दोस्तों तो नदी भी याद कर रख लो, वराही नदी। कौन सी नदी? वराही नदी। रिस्क नहीं लेने का है अपन को बिल्कुल भी। वराही नदी, कर्नाटक, 1500 फीट। ठीक चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर, श्यामारी नदी सहायक नदी है। इसी टाइप की पूछती भैया, अब ये नहीं पूछेगा यमुना क्या गंगा की सहायक नदी है? हाँ भैया है, आज समीक्षा अधिकारी बन जाओ, ये नहीं पूछेगा। चलो, द रिवर श्यामारी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। रिवर श्यामारी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो ये दोस्तों केन की है। किसकी है? केन नदी की। देखो, जो तुम सबको पता है वो आयोग को भी पता है कि वो तुम सबको पता है, इसलिए वो किसी को से पूछता ही नहीं है। समझ गए? जो सबको पता है वो आयोग को पता है, इसीलिए वो पता कर लेता है कि क्या सबको पता है और सबको ये ना पता चले जो मैं पूछने वाला हूँ। पर ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को पता है कि उसको क्या पता है, आपको क्या नहीं पता है, और आपको क्या पता होना चाहिए। सर में दर्द तो नहीं हो रहा? चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर रहा था आपको। केन नदी हो जाएगी दोस्तों। श्यामारी नदी किसकी सहायक नदी है? केन नदी की। ठीक है, चलो सेंचुरी होने वाली है। देख रहा हूँ कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, ये ज़रूर देखते जाना। क्या आपके 85 नंबर आ रहे हैं 140 में? हाँ या ना, ये ज़रूर बताना। चलो 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को गुजरात राज्य की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कहा जाता है? ठीक है, किसको गुजरात राज्य की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कहा जाता है? तो कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा या गिरनार। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ समझो, गुजरात की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं कच्छ, मांडव, बरदा, गिरनार, ठीक है, इन सब में जो मेजर है वो दक्षिण पहाड़ी ये सारी ही हो जाती हैं वैसे तो, है ना, पर इसमें वो आंसर मेंशन नहीं है। एक सेकंड, अगर मैं देखूं गुजरात की पहाड़ों में तो कच्छ आती है, फिर मांडव आती है, फिर बरदा आती है, फिर गिरनार आती है, उसके नीचे गिर रेंज भी तो आती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ गिर रेंज हो जाएगी, तो ये ऑप्शन में नहीं है। सबसे दक्षिण की अगर बात करें तो गिर रेंज होती है यहाँ पे। आप एक गिरनार की जगह गिर कर लो। ठीक है, गिर पहाड़ी सबसे साउथ में गुजरात के पड़ती है। अगर ये गुजरात है तो मतलब अगर ऐसे चलता है, कच्छ, मांडव, बरदा, गिरनार, फिर गिर रेंज पड़ती है एकदम कोने में। ठीक है, जहाँ लॉयन के लिए फेमस भी, तो यहाँ गिर पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 99, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 यानी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन सा गलत है? फिर से यही बताना है दोस्तों। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बता दोगे आप। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया है, जिसके तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष पहल के माध्यम से बाजरा का, मैं बाजार पढ़ रहा हूँ वो बाजरा लिखा है यार, आंखें मेरी अंधी हो चुकी हैं फ़ोन में पढ़ा पढ़ा के। चलो, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जिसके तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पहल के माध्यम से बाजरा को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है। तो ये तो बात सही है भैया, मोदी जी ने एक सॉन्ग भी निकाल दिया है, ध्यान है ना आपको, फागुनी जी ने जो लिखा है। ठीक है, चलो, वर्ष 2022 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ। बिल्कुल, ये भी सही है इंडिया का। भारत में वैश्विक सेवाओं में 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक जो विश्व निर्यात का 4% हिस्सा है, ये भी सही है दोस्तों। बहुत फैक्चुअल डाटा है, एक नंबर निकाल के लाया गया है, आएगा जरूर ये। इनमें से भले एक स्टेटमेंट पूछ ले, है ना, तो याद रखना है इसको, ये तीनों ही मतलब कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। चलो भैया, सेंचुरी हो गई, और सेंचुरी में आपके कितने हुए इसको देखना कतई ना भूलें। चलिए आइए 100 पे देखते हैं दोस्तों। 100 नंबर कह रहा है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020-25 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कितने लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो यूपी बजट इकोनॉमिक सर्वे से कह सकते हो, क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, डायरेक्ट ऐसे ही आते हैं। तो 4 लाख युवाओं को भैया
रखा गया है रोजगार रच में। कितने? 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, चलो 101 देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये बताना है दोस्तों। 2011 के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो इसमें से गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम या कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से देखें तो भैया सिक्किम की तो सबसे कम है। ठीक है, तो यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का दोस्तों सिक्किम है, गोवा नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर सिक्किम ऑप्शन में होता तो बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, चलिए 102 देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो दोस्तों किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? नागालैंड की। तो बहुत देखो इस बार हमको बड़ा आसान है, 2011 का सेंसस कितने एग्जाम्स काम आ रहा है, एक भाई 10 साल और ना हो तो मज़ा ही आ जाए। तो याद रखना भैया, इनमें से सिक्किम होगा, इसका नागालैंड होगा। ठीक है, चलो 103 में आ जाओ, मैचिंग करवा देता हूँ आपको भैया। खनिज और उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य, मतलब कौन सा खनिज कौन से प्रदेश में या कहें तो भारत के राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नंबर 1 पे। ठीक है, ये बताना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, बता लोगे आराम से। चलो बॉक्साइट, साधारण नमक, जिंक, यूरेनियम। ठीक है, तो देखो बॉक्साइट उड़ीसा नंबर 1 पे है बॉक्साइट में, ये बात बिल्कुल सही है। नमक भैया दांडी में हुआ है, तो दांडी के बाद से गांधी जी ने वहीं नमक बनाने को कह दिया, तो साधारण नमक सबसे ज़्यादा गुजरात में ही होता है। जिंक राजस्थान में मिलता है नंबर 1 पे, ये भी सही है। और यूरेनियम आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है, आसान था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। चलिए 104 देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, क्योंकि 140 ही आते हैं यूपी पीसीएस आरओआर में। यूपी पीसीएस में 150 आते हैं, तो उसकी भी कमर एकदम टाइट कसवा दूंगा आपकी, बस इसका पेपर निकलवा दूंगा आप लोगों को। चलो 104 देखते हैं दोस्तों। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2023 के अनुसार भारत विश्व में ईंधन दहन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में कितने स्थान पर भैया आ गया है ये? ठीक है, ये बताना है आपको कि इंडिया की रैंक क्या है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबंक्शन में। तो भैया 3 नंबर पे हैं हम। कौन से नंबर पे आ गए हैं? 3 नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, चलिए 105 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है, कौन सा है? नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2023 के अनुसार भारत विश्व में कुल ऊर्जा खपत तीसरे स्थान पर है, तो ये तो ऊपर भी था, अभी भी देख लिया, सही है ये। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2023 के अनुसार भारत विश्व में बिजली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, पूछ रहा था गलत का चुनो, गलत है ही नहीं, दोनों सही है। और ये आपके लिए भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये याद होने चाहिए। ये मत समझो मैंने पेपर करा दिया, आपने नंबर देख लिए, चलो हटो। एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं। 106 देखते हैं। नवीनतम खनिज डाटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। ठीक, चलिए भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन जाएगा दोस्तों, तो ये गलत हो गया उद्घाटनी, क्योंकि भारत चौथा नहीं दूसरा बनेगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, चौथा नहीं है। ठीक है, तो यही गलत हो गया। चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, तो ये सही है। भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है, ये भी 1 नंबर बात है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार है, ये भी बात सही है। तो समझे मेरी बात, मैंने क्या बोली, ये डाटा 1 नंबर का है। सबसे पहले फिर से बताता हूँ, भारत विश्व का चौथा नहीं दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, क्योंकि नंबर 1 चाइना है। और कोयले के भंडार में बात करें तो भंडारण में हमारा 5वां नंबर है, क्योंकि यूएस का पहला नंबर है। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो 107 नंबर देखते हैं दोस्तों। 107 कह रहा है लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। ठीक है, जो लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, मतलब इससे आप क्या समझते हैं? ये एक क्या है, देश है, आइलैंड है, आर्कीपेलागो है, या द्वीप समूह जिसको बोलते हैं, या एक ट्रेंच है? तो दोस्तों सुना ही होगा आपने इसके बारे में, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में। ये एक देश ही तो है भाई। कहाँ पे ये देश है, आपको ये पता है कहाँ पे ये देश है? तो इसका मैप दिखना चाहता हूँ मैं। तो दोस्तों मैप तो मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, जो थाईलैंड, वियतनाम, आपको पता होगा ना, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, इसके पास जो लाओस पढ़ा होगा आपने, लाओस, उसी को बोला जाता है। ठीक है, लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये एक देश हो जाएगा। ठीक है, कोई तरह की दुख परेशानी बता सकते हो। चलिए दोस्तों 108 नंबर देखते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों? ठीक है, नेपाल के साथ कौन सीमा साझा करता है ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो मैप उत्तर प्रदेश का देखा होगा
तो आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों देखो, महाराजगंज करेगा पहली चीज़। कैसे, तो एक चीज़ समझ लो, जैसे ये नेपाल है, ठीक है, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से जो बॉर्डर शेयर करता है, एक तो हो गया पीलीभीत, ठीक, फिर दूसरा हो जाता है आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, है ना। तो ये आपको एकदम रटे होने चाहिए। उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर अभी मैप में जाके देखो, वीडियो को पॉज करके, और रट लो, एक जगह दिमाग में फिक्स कर लो, बहुत बार आता है ये, ठीक है। जैसे श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, है ना, तो ये जरूर देख लो, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते ही रहते हैं। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है दोस्तों? ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है दोस्तों? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। चलिए, पंत प्रसाद और मैथिली शरण पुस्तक के लेखक कौन है? पंत प्रसाद और मैथिली शरण के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो बुक्स भी आ जाती हैं, तो ये मिसलेनियस में आ जाते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। कह रहा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे तीसरा बड़ा मैंग्रोव आवरण क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ये बताना है। तो दोस्तों, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पे मैंग्रोव सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में, जो कि भैया सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरे पे गुजरात आता है दोस्तों, और तीसरे पे आता है आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। किसी तरह की समस्या, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो यानी यहाँ पे तो दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरे के हिसाब से पूछ रहा है तो दूसरा हुआ गुजरात, पहला कौन हुआ दोस्तों? पहला हुआ आपका वेस्ट बंगाल, और तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा अंडमान निकोबार हो गया। समझ गए ना, कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 112 देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य का वृक्ष आवरण उस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4% है? ठीक है, ये कौन सा है भैया? इतना अच्छा फॉरेस्ट जो सिस्टम चल रहा है वो कौन से राज्य में है ये? तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो ये छत्तीसगढ़ है दोस्तों। कौन सा है? छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब 3.96% के हिसाब से आया है इसका रिपोर्ट इस बार, ठीक है। चलो 113 देख लेते हैं। 113 भी वही पूछ रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में देश के कुल बांस आच्छादित क्षेत्र में कितने मिलियन हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है दोस्तों इस बार? तो 1.06 मिलियन हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, आएंगे जरूर इससे 3-4 क्वेश्चन मिसलेनियस में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 टेस्ट में मैंने कवर करे हैं इसको, आपके बहुत हेल्प आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 उत्तर प्रदेश वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिले में झाड़ियों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है दोस्तों? देख लो, काम आएगा आपके, पता कर लो भैया कहाँ झाड़ियाँ ज़्यादा हैं। तो मेरे भाई आगरा निकल जाओ, आगरा में बहुत झाड़ियाँ हैं, ठीक है। आगरा में झाड़ियों की संख्या ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। 115 देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में कौन सा गलत है ये बताना है दोस्तों। तो भैया वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रखा गया है, पहली बात। दूसरी, वित्त मंत्री ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। तो भैया हर साल यही होता है, देखिए बजट जब भी आता है ना बढ़ के ही आता है, क्योंकि भैया खर्चे बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमेशा बजट आप देखोगे ना, अभी 6,90,000 करोड़ का था, इस साल और बड़ा आएगा, तो वो बढ़ के ही आएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इस बजट का लक्ष्य यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना है दोस्तों। तो ये भी बात बिल्कुल एक नंबर की कही है, एकदम सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर, वर्तमान में गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर बन गया दोस्तों? तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश है पहला नंबर गन्ने के भुगतान में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 117, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अगले 3 वर्षों में कितने शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों कितने की करी जाएगी? 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट डाटा है, फैक्चुअल याद रखना, ऐसे ही उठा के पूछ लेगा। चलो बजट के क्वेश्चन है ये, तो फिर से बजट का क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष
डैश तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन प्राप्त करना है दोस्तों। ये कब तक रखा है दोस्तों? ये 2035, 45, 40 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सरकार ने रखा है 2030 तक, ठीक है, जो कि इन ऑप्शनों में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों 2030 यहाँ ऑप्शन रखा है सरकार ने कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन कर देगी। 119 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। हाल ही में सूचना और प्रसार मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक। दूसरी चीज, G20 में अफ्रीका यूनियन के स्थायी सदस्य बनने के बाद अब G20 को G21 का नाम दिया जाना चाहेगा, मतलब G21 नाम दिया जाएगा दोस्तों। क्या बिल्कुल बात सही है। दूसरी चीज, विश्व की सबसे ऊंची नटराजन की प्रतिमा नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्थापित की गई। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। तो मेरे भाई एक नंबर बात कही है, सारी ही बात सही है, इनमें से कोई विकल्प गलत नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि 33वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वहीदा रहमान को ही मिला है। और इंडियन मतलब G20 में यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया तो G21 बन गया। और भारत मंडपम में तो देखा ही होगा आपने जो फोटो लगी थी। चलिए 120 नंबर, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। हाल ही में भारतीय मूल के विक्रम रानिलसिंघे को सिंगापुर का नया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। हाल ही में गुजरात का शांति निकेतन भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया। हाल ही में राहुल नवीन को भारत के प्रवर्तन निदेशालय के रूप में नियुक्त किया गया। तो इनमें से दोस्तों कौन सा गलत है ये बताना है, मतलब गलत विकल्प का चयन करना है, ये बताना है दोस्तों। तो मेरे भाई एक चीज़ समझो, देखिए पहला जो है रानिल विक्रम सिंघे, ये सिंगापुर के नहीं। पहली चीज़, विक्रम सिंघे ये श्रीलंका के बने हैं। कहाँ के बने हैं? श्रीलंका के बने हैं, पहली चीज़। तो ऑप्शन ए तो गलत ही हो गया। अब ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ठीक है। दूसरा, हाल ही में गुजरात के शांति निकेतन में नहीं है, शांति निकेतन जो है ये पश्चिम बंगाल में था, तो दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है, दूसरा भी गलत हो गया। हाल ही में राहुल नवीन को भारत का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये जो है राहुल नवीन, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सिर्फ 3 है, तो यहाँ पे एक उपयुक्त सभी की जगह ऑप्शन 3 कर लो। नहीं भी करना है तो बस आप ये समझो ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि राहुल नवीन को भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ईडी क्योंकि न्यूज़ में है। और ये रानिल सिंघे सिंगापुर नहीं श्रीलंका है, ये गुजरात नहीं वेस्ट बंगाल है, ठीक है। चले 121 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। हाल ही में भारत ने पुरुष एशिया कप 2023 के 16वें संस्करण का खिताब जीता है। भारत ने पुरुष एशिया कप 2023 के 16वें संस्करण का खिताब जीता, ये सही बात है। सड़क सीमा संगठन ने पूर्वी लद्दाख में 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित न्योमा बेल्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डे का निर्माण करा है। यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के जानवर मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी है। तो ये भी बात सही है। देख रहे हो एकदम मस्त आइटम लेके आया हूँ, ये पूरा याद होना चाहिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा ये आपके, ठीक है। तो इसको याद जरूर रखना दोस्तों। चलो फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। हाल ही में लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम नामक महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, याद होगा, सही बात है। यह बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। क्या ये बात सही है दोस्तों? तो बिल्कुल भाई 1/3 देगा। तीसरी बात कह रहा है कि इसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 30% आरक्षण देने का प्रावधान है। तो दोस्तों 30 की जगह यहाँ 33 होना चाहिए। कितने प्रतिशत? 33% आरक्षण मिलेगा भैया महिलाओं को, 30 नहीं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 123 देखते हैं। हाल ही में सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किए गए महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा समानता की प्रतीक के नाम से मध्य प्रदेश में कहाँ पे लगाई गई है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो दोस्तों ये ओमकारेश्वर में लगाई गई है, ठीक है। कहाँ पे लगाई गई है? ओमकारेश्वर में। क्या हो रहा है ये? ओमकारेश्वर में लगाई गई है, ठीक है। तो इसको याद जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 124, थोड़ा जूम कर देता हूँ।
चलो 124 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब 124 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। चलो, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन नई दिल्ली के द्वारका में किया गया, पहली बात। हाल ही में कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 53 वर्षों के बाद सिंगापुर हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुफ्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। मुफ्त होना चाहिए, सबसे फ्रीएस्ट है ना, मुफ्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। तो क्या ये बात सही है? तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो मोदी जी ने कन्वेंशन सेंटर बनाया, बहुत न्यूज़ में था, देखा होगा। और सिंगापुर हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुफ्त अर्थव्यवस्था देश बन गया है। मतलब फ्रीएस्ट इकोनॉमी कह सकते हो, हर कोई आओ व्यापार करो। मुफ्त मतलब थोड़ी हर चीज़ फ्री हो, है ना, मतलब गेट खुले हैं। जैसे हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म लिया ना 1991 में, ऐसे ही समझ लो, ठीक है, उसी कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 125 कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पीएम विश्वकर्मा स्कीम की घोषणा की गई दोस्तों, क्या ये बात सही है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम की घोषणा की, सही बात है। सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा स्कीम को मंजूरी दी गई दोस्तों। तो दोस्तों ये 15,000 करोड़ नहीं, ये 13,000 करोड़ है। कितना है? 13,000 करोड़। तो ये तो गलत हो गया दूसरा। नेक्स्ट चीज, इस स्कीम का सीधा फायदा 30 लाख पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के साथ बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कपड़े जो कपड़े धोने वाले श्रमिकों को होगा। तो ये सही है भाई, उन्हीं को लिए रखा ही गया है। तो 1 और 3 बिल्कुल सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए 126 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प एकदम सही है, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं हाल ही में हरियाणा के कैथल जिले की पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई हैं दोस्तों। दूसरी चीज़, हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया। तीसरा, हाल ही में आर माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से बिल्कुल सही है ये बताना दोस्तों। तो ये तीनों ही ऑप्शन 1 नंबर हैं, तीनों ही सही हैं दोस्तों, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैथल जिले की जो पायल छाबड़ा है वो पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन बनी, ये भी सही है। संसद भवन का नाम बदलकर, जो पुराना संसद भवन था उसका नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया, क्योंकि वहीं पे संविधान असेंबली हुई थी, संविधान बना था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल 127 देखते हैं। हाल ही, वही सही विकल्प को बताना है 127 में भी कौन सा विकल्प सही है इनमें से। हाल ही में मनीष देसाई को प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में चुना गया दोस्तों। तो ये बात क्या सही है दोस्तों? तो ये बिल्कुल सही। हाल ही में मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने भारत में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के 132वें संस्करण डोरंड कप 2023 का खिताब जीता। तो ये भी बात सही है। हाल ही में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी कॉर्निंग इंक ने भारत के पहले गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना राज्य को चुना, ये भी सही है, ठीक है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन ठीक है। 128 देखते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश से ठीक दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। अभी हम लोग पहुंच गए कहाँ पे? रीजनिंग में, ठीक है। मतलब एक तरह से डिक्शनरी ऑर्डर में हमको इसको सेट करना है। तो देखो, सबसे पहले सब में पी है तो पी तो भैया पहले ही आ जाएगा। ई सब में आता है तो ई भी आ जाएगा भैया। उसके बाद क्या आता है डिक्शनरी में, सोचो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे करके, तो ओ आता है ना, तो ओ आ जाएगा। ओ के बाद फिर वापस से क्या आता है दोस्तों? जो सबसे छोटा हो तो पी होता है ना। तो पी ओ पी हमें 3 जगह मिला नहीं, 1 जगह मिला, तो पीपल हो गया पहले। सबसे पहले क्या हो गया? पीपल हुआ। अनुसार शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर पूछा, तो पहले पर तो पीपल हो गया। दूसरे पर दोस्तों क्या लिखा जाएगा? पी पहले होगा, फिर ई होगा, उसके बाद ए बी सी डी में क्या आता है? ओ के बाद आर आता है ना, तो आर आ जाएगा, तो आओ पीरियड हो गया। समझ गए ना? ये कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आता है ना ये। वैसे रीजनिंग मुझे सोच रहा हूँ मैं पढ़ा दूंगा, चलो ये टेस्ट करो रीजनिंग, मुझे कमेंट में बताओ क्या रीजनिंग वाकई पढ़ाने ही की ज़रूरत है क्या? 10 लेक्चर तो जल्दी जल्दी से करा देता हूँ। चलो चलिए दोस्तों 129 नंबर देखते हैं। काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें से देखना कौन सा गलत है। तो देखो पैटर्न समझो, 6 को लिखा है 3 × 2 - 0, ऐसे ही 11 आया। मतलब ये करना है कि पैटर्न में माइनस करते चले। एक बार 0 माइनस करा तो अब 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा,
फिर 4 होगा, ठीक ऐसे। तो 11 किसको माइनस 1 ऐड करें तब आएगा, तो 12 में जब हम 1 हटाते हैं तब आता है, और 12 कैसे आता है 6 इंटू 2 से। ऐसे ही 20 कैसे आता है दोस्तों, 10 इंटू 2 तो 20 होता है, पर उसमें 2 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करना है, 22 लाना है पहले में। 11 इंटू 2 22 हुआ, 2 हटा दिया 20 आ गया। ऐसे ही अब 3 माइनस होगा, 3 माइनस कैसे होगा दोस्तों, देखो 10 इंटू 4 40 होता है, 3 माइनस करा 37 आ गया। इसी तरह से दोस्तों 37 इंटू जब हमें क्या करना था 2 74 आएगा, तो उसमें से अब 4 माइनस होना चाहिए, यानी यहाँ 70 होना चाहिए था, 72 नहीं, ठीक है, तो ये 72 गलत हो जाएगा। थोड़ा सा रीजनिंग आपको ये वाला मुश्किल लगेगा, इसलिए रखा ही गया ताकि आप लोग रीजनिंग अच्छे से कर लें। चलिए 130 देखते हैं दोस्तों, 130 का क्या पैटर्न है। तो 130 एक्स की वैल्यू हमें बतानी है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार पैटर्न इसका भी है। देखो 4 में 6 का मल्टीप्लाई करो 24 आएगा, ठीक है, फिर माइनस इसी 6 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 6 दूनी 12, 24 माइनस 12 12 आ गया यहाँ पे। समझे क्या करा मैंने इस 4 का 6 से मल्टीप्लाई करा और इस 6 का 2 से, फिर दोनों को माइनस कर दिया। यही सेम चीज़ दूसरे में होगी, 6 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ 30 हुआ, और इसी 6 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ, 30 माइनस 6 त्रिक 18 कितना आया 12 आ गया। अब यही सेम चीज़ यहाँ कर दो भाई, 7 का मल्टीप्लाई 8 से होगा 56 हुआ, अब माइनस इसी 7 का मल्टीप्लाई 4 से हो गया, 7 चौक 28, 56 माइनस 28 दोस्तों कितना हो गया 28, आंसर आ गया आपका, ठीक है ऐसे। चलिए 131 बहुत ज़्यादा आसान है, ये आप आराम से कर सकते हो। निम्नलिखित में से विषम कौन सा है, इसका आंसर ए होगा, बहुत ईजी है, ये अल्फ़ाबेट का रिवर्स ऑर्डर है, ये आप आराम से कर लोगे। चलो 132 देखते हैं, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 4 है ना ही ठीक बाद में 7। बहुत आसान है, इसको ठीक से ऑब्जर्व कर लो। अब इसमें देख लो भैया, इनमें से किनमें से 5 है जिनके ठीक पहले ना तो 4 है ठीक बाद, ठीक, तो आराम से इसको देखो, आराम से कर लोगे, बहुत आसान है। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर 132 का जो आपका है वो 3 है, ठीक है, चेक कर लेना, बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। चलो 133 देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नॉलेज शब्द से नहीं लिखा जा सकता। तो ये और आसान होते हैं, जितने अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ हो रहे हैं, जितने अल्फ़ाबेट, अब वो देख लो इनमें है कि नहीं है, अगर इनमें है तो वो वर्ड बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। तो देखो दोस्तों यू यहाँ कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो भैया वाउंड नहीं बन पाएगा, ये सबसे आसान होता है, ठीक है। चलो तो इसका वाउंड हो जाएगा। 134 देख लो, 134 में कह रहा है पोलियो जिस प्रकार का विषाणु से संबंधित है उसी प्रकार एंथ्रेक्स किससे संबंधित है। कहने का मतलब है पोलियो इज रिलेटेड टू वायरस, पोलियो वायरस की वजह से होता है, एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है ये बताना है दोस्तों। तो एंथ्रेक्स दोस्तों ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, तो जीवाणु की वजह से होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 135 कह रहा है ग्रेट को 252 लिख सकते हैं, इसी प्रकार पॉट को क्या लिख सकते हैं। तो देखो बहुत आसान है ये, एक चीज़ समझो, ग्रेट में जो आपका जी है ABCDEFG, ABCDEFG, जी जो है 7 नंबर पे आता है, ठीक, ऐसे ही R 18वें नंबर पे आता है, और जो ई है वो 5 नंबर पे आता है। ध्यान से सुनना, ए 1 नंबर पे आता है और टी जो है आपका वो 20 नंबर पे आता है। इन सब का एलसीएम लिया गया है, इन सब का एलसीएम लिया गया है, जो कि आएगा 1260। कितना आएगा 1260, और फिर कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट से डिवाइड करा गया है, तब 252 आया है। आप कहोगे आए, हम तो ये सोच ही नहीं पाएंगे, तो भाई सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार पी का क्या होता है भैया, पी का नंबर जो होता है वो 16 होता है ABCD में, ओ का 15 होता है और टी का 20 होता है। अब 16 15 20 इसका एलसीएम जो आएगा वो 240 आ जाएगा। अब कितने डिजिट है 1 2 3, 3 से भाग कर दो तो 80 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। एलसीएम तो लेना आता ही होगा ना मैथ्स में, चलो नहीं आता तो खेलो जाके। अब यार पेपर में इतना टाइम बचा, अब थोड़ी हो पाएगा। चलो 136 देखते हैं, 136 में निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों ये बताना है। तो इसमें दोस्तों नंबरिंग आती होगी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर सबको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे देखो, ये ट्रिक देख लेना यार, अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पढ़ा होगा, अब इसको बताने का समय निकल चुका। 18 त्रिभुज बनेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं बना दूंगा यार, समय नहीं मिल रहा इसके लिए। चलो 137, निम्नलिखित हिंदू महीनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर ये आपको आता होगा हिंदू महीने कालानुक्रम में तो व्यवस्थित कर ले जाओगे। कैसे, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। ये याद है कि नहीं याद है ये देख लो आप।
याद इसको कर डालो अगर नहीं याद है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बारहमासी इसको याद कर लो, आसान है, कोई ऐसा नहीं है, डाउनलोड कर लो कहीं से भी मिल जाएगा। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने ऐसे अच्छे लक्षण हैं जिनकी वाटर इमेज सेम बनती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों 9 लेटर हैं, ठीक है। कितने लेटर हैं? 9। कौन कौन से? बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स, ठीक है। सिर्फ 9 लेटर हैं, याद रखना। गूगल में कई जगह 11-12 दिए, वो गलत दिया हुआ है, 9 है सिर्फ। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द 3? निम्न समूह में से कौन तीसरे से भिन्न है, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, क्रू, भीड़, जुलूस और गुड्स। तो दोस्तों माल ये अलग है ना, बाकी सब जनसंख्या की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है, ये अलग है। इस तरह के आएंगे तो आप लोग कर लोगे। क्या देखो, परेशान होने की बात नहीं है। 140 में 140 कोई नहीं करेगा, करने आपको 85 हैं सिर्फ। तो जो 2-4 क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे हैं ना, क्यों उनके लिए परेशान हो, उनको छोड़ो, दूसरे पे पकड़ो। रीजनिंग के 2-4 चीज़ें वो ऐसे पैटर्न होते हैं ना, वो मैं क्या भगवान भी नहीं उस पेपर में सॉल्व कर पाएगा, इतना टाइम लगेगा, और हमको 1 नंबर के लिए इतना टाइम नहीं उसमें बर्बाद करना है ना। तो ऐसे टॉपिकों के पीछे मत भागो, इन सब के पीछे पकड़ो, ये सब आते हैं। 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग में तो आयोग भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके ऐसे पैटर्न बनाए ही जाते हैं, तो उसके लिए अपने को इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित समूहों में से कौन एक अलग है, ये बताना है। कायरो, सिडनी, हवाना या बैंकॉक, ठीक है, ये बताना है दोस्तों कौन सा एक अलग है। तो दोस्तों देखो, कायरो, हवाना, बैंकॉक, सिडनी में से अगर देखा जाए, सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की जो है एक शहर का नाम है, बाकी ये सब राजधानियां हैं। क्यों? कायरो किसकी राजधानी है दोस्तों? इजिप्ट की है। हवाना क्यूबा की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, ठीक है, ये राजधानी नहीं किसी की। तो दोस्तों 140 में देखिए कितने नंबर आए, और कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये फुल लेंथ 10 टेस्ट चाहिए, तो अगर ये मान लीजिए मुझे 500 नहीं, मैं बोल रहा हूँ 100 प्लस कमेंट आए, तो मैं इसको फिर 10 टेस्ट डाल दूंगा, ठीक है। बताइएगा दोस्तों।